हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोवाइज लर्निंग। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि CSIR ने अपना नोटिफिकेशन और फॉर्म्स आउट कर दिए हैं एंड एप्लीकेशंस का फिल होना स्टार्ट हो गया है। तो ये वीडियो में हम कुछ ऐसे पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं जो अगर आप नेट का फॉर्म भर रहे हैं, CSIR नेट का फॉर्म भर रहे हैं, तो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। कुछ ऐसी चीज़ें जो कि इन्होंने अपने ब्रोशर में, अपने इंफॉर्मेशन ब्रोशर में मेंशन करी हुई हैं, मैं यहाँ पे वो डिस्कस करने वाली हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। आप जो भी ऐसे मिस्टेक होती हैं जो आप कर सकते हैं और हम उनको अवॉइड कर सकते हैं बाय रीडिंग टू दिस इंफॉर्मेशन ब्रोशर, जैसे कि जो हमारी इंफॉर्मेशन है वो पूरी सही तरीके से फिल हो और हमें इंतज़ार ना करना पड़े कि कब करेक्शन विंडो ओपन होगी। क्योंकि क्या होता है, जब हम फॉर्म भर देते हैं, अगर हमसे कुछ गलती हो जाती है, देन वी आर इन वी लाइक हम हमेशा ही फिर उसमें रहते हैं कंफ्यूजन में कि कब करेक्शन विंडो खुलेगी, कब हम सही करेंगे फॉर्म। क्योंकि फॉर्म में गलती होना मतलब हमारा एग्जाम ना होना, मतलब हमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है अगर एक भी इंफॉर्मेशन हमारी गलत चली गई तो जैसा कि मैंने ये इंफॉर्मेशन ब्रोशर आपके सामने खोला हुआ है जॉइंट CSIR UGC नेट के लिए, जो कि एक नेट एग्जाम है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। किसके लिए? JRF या फिर लेक्चररशिप के लिए, मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। ये चीज ध्यान में रखिए कि ये कौन सी साइकिल है। ये जून 2022 साइकिल है। लास्ट जो साइकिल हुई थी वो हुई थी जून 2021, ये साइकिल हमारी हुई थी। अब जो साइकिल हुई है वो जून 2022 हो रही है, मतलब दिसंबर 2021 कुछ भी नहीं है। अब इन्होंने अपनी साइकिल बिल्कुल सही तरीके से ला दी है। नाउ दे आर जस्ट कंडक्टिंग जून 2022 एग्जाम इन सितंबर। तो हम सोच सकते हैं, हम अंदाजा लगा सकते हैं कि डेफिनेटली दे आर गोइंग टू कंडक्ट दिसंबर 2022 इन दिस पर्टिकुलर ईयर। तो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है कि कब होगा, क्या होगा। अभी जो है हमारे पास, जो हमारे सामने है, हमें उस पर पूरा फोकस करना है। तो ये जून 2022 का अटेम्प्ट होगा। तो ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA करवाती है। ये हमारी सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो आज हम थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन इसमें डिस्कस करेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पहली मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि आप कहाँ से ये फॉर्म भर सकते हैं। तो आप इस साइट पे जाकर के फॉर्म भर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली CSIR NTA गूगल पे सर्च करिएगा। आपको डायरेक्टली एक विंडो ओपन होगी, एक पेज ओपन होगा, वहां पे आपको डायरेक्टली लिंक मिल जाएगा। जो स्टार्टिंग डेट है, जैसे कि हमारे फॉर्म्स जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं 11 तारीख से, दैट मीन्स 11 जुलाई से हमारे फॉर्म्स जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं। और लास्ट डेट कब है हमारे फॉर्म्स की? अगस्त में। कौन सी अगस्त? वो भी 10 अगस्त। तो हमारे पास एक्चुअल में 1 मंथ का पूरा विंडो है अपना फॉर्म भरने के लिए। ये मत सोचिएगा कि एक्सटेंशन होगा, नहीं होगा, क्या होगा। हमको पहले से पहले फॉर्म भर के खत्म करना है, और 10th को भी 5 PM तक ही फॉर्म भरे जाएंगे। लेकिन अगर आप फॉर्म भर चुके हैं लेकिन आपकी वो नहीं हुई है, आपका फीस नहीं सबमिट हुई है, आपका ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, तो वो आप रात के 12 बजने में 10 मिनट तक कर सकते हैं। मतलब 11:50 तक आप अपना ट्रांजैक्शन फुलफिल कर सकते हैं। जो हम एप्लीकेशन फीस की बात करें, अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं या फिर जनरल EWS से, डजंट मैटर, आप दोनों के लिए ही 1000 रुपीज की फीस होगी। अगर आप OBC हैं, NCL मतलब नॉन क्रीमी लेयर, तो आपकी जो फीस होगी वो 500 रुपीज लगेगी। अगर आप SC ST कोटा के हैं तो फिर आपकी 250 रुपीज लगेगी। थर्ड जेंडर, अगर आप थर्ड जेंडर से हैं, मतलब अदर देन मेल एंड फीमेल हैं, तो आप लोगों की फीस 250 लगेगी। और अगर आप PWD हैं, मतलब आप कुछ भी डिसेबिलिटी है या फिर डिफरेंशियली एबल्ड हैं आप लोग, तो आप लोगों को कोई भी फीस देने की जरूरत नहीं है। तो जो भी हमारा पेमेंट होगा वो हम नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, या फिर UPI से भी कर सकते हैं। और कुछ ना कुछ चार्ज उसमें एप्लीकेबल होता ही है। अगर आई थिंक आप नेट बैंकिंग से करते हो तो कोई चार्ज नहीं लगता है, लेकिन आप किसी और मेथड से करते हो, UPI वगैरह से करते हो, तो आपको आई थिंक 10 या 15 रुपीज एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं। दैट्स इट, वो आपका बैंक का चार्ज होता है। और जो भी आपका पेमेंट होगा उसके बाद
आपकी एप्लीकेशन जो होगी वो फाइनल हो जाएगी। जो करेक्शन विंडो होगी 10 तारीख तक फॉर्म भरे जाएंगे। करेक्शन विंडो 12 तारीख से ओपन होगी, 12 से 16 तारीख तक 4 दिन के लिए 4 डेज के लिए आपकी करेक्शन विंडो ओपन होगी। बट आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन, करेक्शन विंडो का इंतजार मत करिए, पहले से ही अपना फॉर्म एकदम अच्छी तरीके से फिल करिए, बहुत ही ध्यान से। एडमिट कार्ड कब निकलेंगे वो हमें बाद में बताया जाएगा। मोड ऑफ एग्जामिनेशन जैसे कि हमें पता होता है ऑब्जेक्टिव बेस्ड होता है, सीबीटी होता है। सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। ड्यूरेशन 3 घंटे का हमारा टेस्ट होता है, 180 मिनट का होता है। स्केड्यूल वगैरह, टाइम एंड सेंटर वगैरह ये सब बाद में हमें मिल जाएगा। जब हमारा एग्जाम हो जाएगा तो इसी साइट पे जाकर के एनटीए या सीएसआईआर की साइट पे जाकर के हमें ये सारी इंफॉर्मेशन बाद में मिल जाएगी। इन सब से अभी हमें कोई लेना देना नहीं है। एक स्टेट वाइज ओबीसी कैटेगरी होती है और एक सेंट्रल लेवल पे ओबीसी कैटेगरी होती है। अगर आप स्टेट वाइज ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं बट वो सेंट्रल में नहीं आती है तो आप कंसिडर जनरल में ही किए जाएंगे। ये बात ध्यान रखिएगा, अपना चेक कर लीजिएगा कि स्टेट वाइज और सेंट्रल वाइज जो लिस्ट होती है वो सेम है। अगर आप दोनों में ही लाई करते हैं, मतलब अगर आप सेंट्रल की लिस्ट में लाई करते हैं ओबीसी एनसीएल में, तभी आप ओबीसी कंसिडर किए जाएंगे, अदरवाइज नहीं किए जाएंगे। ये पूरा ऑनलाइन मोड में एग्जामिनेशन और फॉर्म वगैरह भरा जाएगा। सारे इंस्ट्रक्शन आपको बहुत अच्छे से रीड करने हैं। कोई और जो अदर मोड होता है कि आप उसे प्रिंट आउट निकलवा करके फॉर्म भर करके उन्हें भेज रहे हैं, कोई भी अदर मोड एक्सेप्टेबल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको ऑनलाइन ही सारी इंफॉर्मेशन फिल करके सबमिट करना है। एक एप्लीकेशन सबमिट होगी फॉर अ पर्टिकुलर कैंडिडेट, ऐसा नहीं है 3-4 एप्लीकेशन आप सबमिट करके रख दो, कोई मतलब नहीं है, डिस्क्रिपेंसी हो जाएगी, बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको अपना जो ईमेल एड्रेस है और जो मोबाइल नंबर है जो ऑनलाइन फॉर्म के रजिस्ट्रेशन में आप डालोगे, कोशिश करिएगा वो ईमेल एड्रेस और वो अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपका खुद का हो, ओन करते हो आप उसे, जिससे कि सारी इंफॉर्मेशन आपके खुद के पास आए। अगर ऐसा है कि आपके पास कोई ईमेल आईडी नहीं है तो 2 मिनट लगते हैं कोई भी ईमेल आईडी बनाने में। आप जाइए जीमेल पे, अपनी ईमेल आईडी अकाउंट बनाइए, अपना जीमेल अकाउंट बनाइए और उसी को रजिस्टर करिए सीएसआईआर के साथ। और रही बात मोबाइल नंबर की, आई एम होपिंग कि सबके पास अपना मोबाइल होता ही है। अगर नहीं होता है तो अपना मम्मा या पापा का मोबाइल नंबर दीजिए जिससे कि आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन सारी आए। जो इंस्ट्रक्शन है फॉर्म भरने के उसमें ऑब्वियसली आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पूरा पढ़ना है, जो कि हम अभी डिस्कस कर ही रहे हैं। सारे डॉक्यूमेंटेशन पहले से ही तैयार करके रखिएगा जिससे कि जब आप फॉर्म भरने के लिए आए आप डायरेक्ट अपलोड कर सके। ऐसा नहीं हो कि ये नहीं अपलोड हो रहा, ऐसे नहीं हो रहा, वैसे नहीं हो रहा। तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपके पास ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना चाहिए एज आई हैव मेंशन। देन जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे होंगे तो कुछ डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए आपके पास, जैसे कि रीसेंट फोटो, रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए। बैकग्राउंड जिसका वाइट ही होना चाहिए। ये बहुत कंफ्यूजन होता है कि वाइट बैकग्राउंड नहीं है तो क्या होगा, चलेगी नहीं चलेगी, रिजेक्ट तो नहीं हो जाएगा। वाइट बैकग्राउंड ही चाहिए और कोई बैकग्राउंड नहीं चलेगा। जो साइज होना चाहिए, जो अपलोड होगा साइज, वो 10 to 200 KB में ही अपलोड होगा। तो अगर आपकी फोटो बहुत बड़ी है साइज में तो आप उसे गूगल पे डायरेक्ट जाकर के कंप्रेस जेपीजी या कंप्रेस फोटो या कंप्रेस इमेज में जाकर के अपलोड करके उसे पर्टिकुलर साइज में कन्वर्ट कर सकते हैं। सिग्नेचर जो होंगे, सिग्नेचर 4 to 30 KB का होना चाहिए और सिग्नेचर एक्चुअल में सिग्नेचर ही होता है। मतलब ऐसे नहीं कि आप कैपिटल में अपना नाम लिख दें, लाइक कैपिटल में आप ABC ऐसे लिख दें, नहीं, आपका रनिंग उसमें ही होना चाहिए। जो भी आपका सिग्नेचर होता है वो आपके रनिंग उसमें ही होना चाहिए। अगर आप रिजल्ट अवेटेड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको उसका सर्टिफिकेट लगाना होगा जिसका साइज होगा 50 to 500 KB। आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए होगा अगर आप SC, ST, EWS या OBC से बिलोंग करते हैं, उसका भी साइज आप 50 to 300 KB ही रखना। और अगर आप PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो भी आप अपने सर्टिफिकेट का साइज 50 to 200 KB करके रखिएगा जिससे कि आप डायरेक्ट इजीली अपलोड कर सके। और ये सारी चीजें आप गूगल में जाकर के उसका साइज चेंज कर सकते हो। आपको डायरेक्ट क्या करना होगा, डायरेक्ट आपको बोलना होगा, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं कंप्रेस PDF, कंप्रेस इमेज, तो उसमें एक लिंक खुल के आ जाता है जिसकी हेल्प से आप डायरेक्टली अपना साइज कंप्रेस कर सकते हैं।
जब ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके अपलोड हो जाएंगे, आपको पेमेंट करना होगा, जैसा कि नेट बैंकिंग हो सकता है, डेबिट कार्ड हो सकता है, क्रेडिट कार्ड हो सकता है, या फिर यूपीआई पेमेंट भी हो सकता है जो डिजिटल होता है। आप पेटीएम की हेल्प से, फोन पे की हेल्प से, भीम की हेल्प से, किसी की भी हेल्प से आप कर सकते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कीप प्रूफ ऑफ फीस पेमेंट। जब आप फीस पे कर दें तो वहां पे आपका कुछ लिखा हुआ आएगा, आपके जैसे आप मोबाइल से कर रहे हैं तो आपके, अगर आपने यूपीआई किया तो वहां पे आपका एक स्क्रीन पे नोटिस आएगा, यू हैव पेड टू दिस साइट। उसका स्क्रीनशॉट लेके रखिएगा प्रूफ के लिए। बाय चांस अगर कुछ ऐसी जरूरत पड़ी फ्यूचर रेफरेंस के लिए तो आपके पास प्रूफ होना चाहिए, तो स्क्रीनशॉट हर चीज का लेके रखिएगा। आफ्टर द पेमेंट आपका एक कंफर्मेशन पेज निकल के आएगा, उस कंफर्मेशन पेज को डाउनलोड करके रखना है फॉर द फ्यूचर रेफरेंस। बहुत सारे बच्चे होते हैं उस कंफर्मेशन पेज को डाउनलोड करके ही नहीं रखते हैं, वो भूल जाते हैं फिर कि कैसे भरा था, क्या भरा था। वो कंफर्मेशन पेज अपना डाउनलोड करके रखिएगा, उस पे अपना यूजर नेम और अपना पासवर्ड लिख करके रखिएगा। अगर वो ऐसा होगा ना कि अगर हम भूल गए बाई चांस, तो हमारे पास चीजें लिखी हुई रखी हुई हैं, तो हमारे फ्यूचर में हमें वो रेफर करने के लिए हेल्पफुल होंगी। और जितने भी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं उनको फीस पे नहीं करनी है। तो ये सारे ही जो 3 स्टेप है, ये आप जब फॉलो करेंगे तभी एक सक्सेसफुल कंप्लीशन होगा आपके फॉर्म का और कंफर्मेशन पेज आएगा। जब ट्रांजैक्शन पूरा हो जाएगा तभी सक्सेसफुली वो आप कंफर्मेशन पेज डाउनलोड कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। अगर कंफर्मेशन पेज जनरेट नहीं हुआ है तो आपको आगे चल के अभी मैं बताऊंगी, आप पर्टिकुलर साइट पे मेल कर सकते हैं, पर्टिकुलर मेल एड्रेस पे, या फिर फोन नंबर से आप कंफर्म भी कर सकते हैं। डुप्लीकेट पेमेंट अगर हो गया, बाय चांस आपने 2 बार पेमेंट कर दिया, क्योंकि अगर पहला आपका पेमेंट आपके पास मैसेज नहीं आया, आपके पास मैसेज नहीं आया और आपने दोबारा से पेमेंट कर दिया, तो जो अगर डुप्लीकेट पेमेंट होगा सेम एप्लीकेशन का, वो वापस आ जाएगा। वो लोग रिवर्ट कर देंगे उस जो भी आपका एक्स्ट्रा पेमेंट हुआ होगा वो आपको रिफंड कर दिया जाएगा। बट क्या करना, जैसे कि आपने पेमेंट किया, आपके पास कोई मैसेज आया या नहीं आया, आप अपनी बैंक में चेक कर लीजिएगा कि क्या पैसे कटे हैं। अगर पैसे कटे हैं तो कंफर्मेशन आ जाएगा 1 और 2 डेज में। इसलिए ना हमेशा लास्ट डेट का वेट मत करो इसलिए ना हमेशा लास्ट डेट का वेट मत करो, उसके पहले से ही फॉर्म भर के रखो, जिससे कि क्या हो, आपके पास 1-2 दिन की ना विंडो ओपन हो कि अगर पेमेंट हो गया है तो वो मे बी 1 दिन बाद अपडेट हो जाएगा, क्योंकि डिजिटल चीजें हैं, सारी ऑनलाइन चीजें चल रही हैं, समटाइम्स अपडेट नहीं होती हैं चीजें। तो 1 दिन का वेट करो। अगर तब भी अपडेट नहीं होता है, अपनी बैंक से बात कर लो कि मैंने ये पेमेंट किया था, ये पेमेंट पहुंचा क्यों नहीं। अगर वो लोग कुछ जवाब देते हैं, वो लोग कहते हैं कि नहीं वो रिफंड हो जाएगा, तब आप दूसरी बार पेमेंट करिए, अदरवाइज वरना वेट करिए थोड़ा सा। जो भी एप्लीकेशन होगी वो फाइनल ट्रीट करी जाएगी। उसके बाद एनटीए की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि आप बोलें कि नहीं मेरा नाम की स्पेलिंग गलत चली गई, मेरे फादर के नाम की स्पेलिंग गलत चली गई, कुछ भी करेक्शन नहीं होगा। अगर करेक्शन पीरियड खत्म हो गया, उसके बाद अगर आप एनटीए को मेल कर रहे हो टू मॉडिफाई एनीथिंग, एनटीए विल नॉट बी रेस्पॉन्सिबल फॉर दीज टाइप ऑफ इश्यूज। ओके, जो भी करेक्शन होगा आप करेक्शन विंडो में ही करिएगा। कुछ भी करेक्शन विंडो के खत्म होने के बाद आप उन्हें व्हाट्सएप, मेल, ईमेल, फैक्स, पोस्ट जो भी कर रहे हैं, दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल एंड दे विल नॉट डू एनीथिंग इन दिस। जो भी ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर हो रहा है वो अपना होना चाहिए या फिर बहुत ही करीबी इंसान का होना चाहिए, जिससे आप प्रॉपर अगर वो लोग कोई भी आपको मेल भेजें तो आप उसी वक्त पढ़ सकें। सारी चीजें बहुत ही अच्छे से और बहुत ही दिमाग लगा करके फॉर्म भरिएगा, कुछ भी गलती ना हो। अगर कोई भी स्टेप, उन 3 स्टेप में से कोई भी एक स्टेप इनकम्प्लीट रहता है तो वो आपकी एप्लीकेशन इनकम्प्लीट ही मानी जाएगी। जो भी पूरा प्रोसेस है वो ऑनलाइन मोड ही है, कुछ भी अलग से नहीं करना है। जब हमारा एडमिट कार्ड आता है तो एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी साथ में आता है, वो भी आपको प्रिंट करवाना होता है अलॉन्ग विद योर एडमिट कार्ड। वो आपको लेके जाना होता है, फिल करके वो वहां सबमिट होता है। क्या क्या अलाउ होता है, हम जब एग्जाम देने जाते हैं तो क्या क्या चीजें अलाउ होती हैं। सिंपल बॉल पेन
बॉल पेन होना चाहिए, ब्लैक और ब्लू डजंट मैटर, बट द पॉइंट इज ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। उसकी बॉडी जो होनी चाहिए वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, ओपैक नहीं होनी चाहिए, मतलब वो आर पार दिखना चाहिए उस पेन में। एक एडिशनल फोटोग्राफ लेके आपको जानी होती है, क्योंकि वहां पे अटेंडेंस होती है, तो आपकी फोटोग्राफ उस अटेंडेंस शीट में लगती है। एक आईडी होनी चाहिए, जिसमें कि बेस्ट होता है कि आप आधार कार्ड लेके जाएं अपना, इससे अच्छी आईडी कुछ नहीं होती है। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है, आई एम होपिंग कि आधार कार्ड सबके पास होता है, अगर बाय चांस नहीं है तो आप लोग अपना पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, पासपोर्ट कुछ भी लेके जा सकते हैं, बस वो एक्सपायर नहीं होना चाहिए। आप कॉलेज आईडी भी लेके जा सकते हैं अगर आप रिसेंटली एमटेक में हैं या बीटेक में हैं, बीएससी में हैं, एमएससी में हैं। और अगर आप हैं अभी, ऐसे नहीं है कि आप पास आउट हो गए हैं, वो एडमिट कार्ड आपका 2019 तक चल रहा है, आप वही लेकर के जा रहे हो, आपको नहीं घुसने दिया जाएगा, आपको बाहर से ही निकाल दिया जाएगा। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ आधार कार्ड इज द बेस्ट थिंग टू कैरी। अगर आप पीडब्ल्यू कैंडिडेट हैं तो अपना सर्टिफिकेट लेके जाइएगा, अपना पर्सनल सैनिटाइजर लेके जाइएगा बिल्कुल छोटू सा, एक ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल लेके जाइएगा, ट्रांसपेरेंट बहुत जरूरी है। आप ओपेक बॉटल लेके जाएंगे, आपकी बॉटल बाहर ही रखवा दी जाएगी, आपको वो बॉटल अंदर नहीं लेके जाने देंगे। ट्रांसपेरेंट बॉटल लेके जाइएगा। अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं, अगर आप डायबिटिक कैंडिडेट हैं, तो आप अपनी शुगर टैबलेट या सम फ्रूट्स लेके जा सकते हैं, ये लाइबिलिटी आपको दी जाती है। अगर कोई भी ऐसा कैंडिडेट है जिसकी एप्लीकेशन या अगर उसने फोटो या फिर सिग्नेचर किसी और के लगा दिए गए और फिर आप वहां जाकर के क्लेम कर रहे हो कि अरे ये मुझसे गलती से हो गया, तो वो यूएफएम हो जाएगा, मतलब अनफेयर मींस प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको बाहर निकाल दिया जाएगा, आपको एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा। कोई भी इंस्ट्रूमेंट अलाउ नहीं होता है सीएसआईआर एग्जाम में, कोई ज्योमेट्री बॉक्स, पेंसिल, हैंडबैग कुछ भी अलाउ नहीं होता है। स्मोकिंग, च्युइंगम, स्पिटिंग इज नॉट अलाउड, इज टोटली प्रोहिबिटेड। ठीक है, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी होती हैं। अब अगर हम बात करें कि एलिजिबल कौन कौन से कैंडिडेट है, कौन कौन भर सकता है ये, तो देखिए अगर आपका बैचलर जो है वो 4 साल का है तो आप एलिजिबल हैं। अब उस बैचलर में बीएससी ऑनर्स भी हो सकता है, मतलब बीएससी ऑनर्स के आप या तो लास्ट ईयर में हो तो आप एलिजिबल हैं, या फिर आप बीटेक के हो, बीई के हो, बी फार्मा के हो तो आप एलिजिबल हैं, या फिर आप एमबीबीएस कर रहे हो, इंटीग्रेटेड बीएसएमएस कर रहे हो, या कोई भी इक्विवेलेंट डिग्री हो, बीएससी ऑनर्स हो या फिर इक्विवेलेंट डिग्री होल्डर्स हो तो आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी के हो तो आपको मिनिमम 55% लाना जरूरी है, और अगर आप ओबीसी कैटेगरी के हैं, अगर आप जनरल कैटेगरी या ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपको 55% होने चाहिए आपकी सारी डिग्रीज में, या अगर आप एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपको 50% चाहिए। एससी एसटी, थर्ड जेंडर या फिर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हैं तो आपको 50% चाहिए। तो जनरल या ओबीसी के लिए 55% है, और एससी एसटी, थर्ड जेंडर या पीडब्ल्यूडी के लिए आपका 50% इंपॉर्टेंट है। राउंडिंग ऑफ नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि अरे हमारे तो 49.7 मार्क्स हैं तो हम तो एलिजिबल हुए राउंड ऑफ करके, नहीं, आप लोग एलिजिबल नहीं हुए। एक्चुअल में होल नंबर में होना चाहिए, मतलब आपके होल 50% होने चाहिए, तभी आप एलिजिबल माने जाएंगे। जो भी एलिजिबिलिटी है फॉर द लेक्चर, अगर कोई आप फॉर्म भर रहे हो, अगर आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आप जेआरएफ फिल करो या फिर आप एलएस फिल करो। एलएस मतलब लेक्चररशिप फिल करो। अगर आप जेआरएफ फिल कर रहे हो और आपने जेआरएफ क्वालिफाई नहीं किया है, आपने सिर्फ एलएस वाले नंबर आपके आए हैं, तो आप एलएस के लिए एलिजिबल हो जाओगे। मतलब जो जेआरएफ फिल कर रहा है वो दोनों के लिए एलिजिबल है, वो जेआरएफ के लिए भी एलिजिबल है, वो एलएस के लिए भी एलिजिबल है। लेकिन अगर किसी ने सिर्फ एलएस भरा है बट उसके मार्क्स जेआरएफ जितने आ गए, बट तब भी उसको जेआरएफ ऑफर नहीं होगा, उसको सिर्फ एलएस ही ऑफर होगा।
तो इट इज रिकमेंडेड टू फिल JRF इन ऑल द एग्जाम। लाइक अगर आप LS भी अप्लाई कर रहे हो ना तो भी JRF अप्लाई कर दो, क्योंकि अगर आपने JRF जितने नंबर नहीं लाया, आप LS जितने नंबर लाए तो भी आपको LS मिल तो जाना ही है। और अगर आप JRF के लिए क्वालिफाई हो जाते हो, आप ऑटोमेटिकली LS के लिए भी क्वालिफाई हो जाते हो, आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो JRF ही फिल करिए, मतलब इन शॉर्ट डायरेक्ट आप JRF के लिए ही फिल करिए। अगर हम स्टाइपेंड की बात करें तो स्टार्टिंग के जो हमारे 2 साल होते हैं उसमें हमें 31,000 मिलता है, प्लस हमारे को एक्स्ट्रा फेलो मिलता है 20,000 का, जो कि एक बार है यूनिवर्सिटी आपको पे करती है। उसके बाद आप अपग्रेड हो जाते हो आफ्टर 2 ईयर टू द SRF, फिर आपको 35,000 मिलना शुरू हो जाते हैं फ्रॉम द 3rd ईयर टू द सब्सिक्वेंट ईयर, जो जितने भी टाइम में आपका खत्म हो रही है PhD। नंबर ऑफ फेलोशिप लिमिटेड होती है, ऐसे नहीं कि कितनी भी फेलोशिप दे दी जाए। अगर जैसा कि मैंने आपको बताया पहले ही, कोई भी कैंडिडेट JRF या लेक्चररशिप दोनों के लिए अप्लाई कर सकता है। अगर आप अप्लाई फॉर JRF हो तो आप ऑटोमेटिकली लेक्चररशिप की कैटेगरी में डाल दिए जाओगे। अगर आप JRF क्वालिफाई कर लिया तो आप JRF एंड LS किसी भी कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आप सिर्फ LS के लिए अप्लाई करते हो तो सिर्फ आप LS की, अगर आप LS क्वालिफाई हो तो आप LS कहलाओगे। अगर आपने LS जितने नंबर नहीं लाए तो आपको LS नहीं मिलेगा, अगर आप सिर्फ LS के लिए अप्लाई करते हो तो LS के लिए कौन अप्लाई कर सकता है, मतलब कौन एलिजिबल है LS के लिए? जिसके पास मास्टर्स डिग्री है, जिसका मास्टर अवेटेड है, रिजल्ट अवेटेड कैटेगरी है, या फिर क्वालिफाई हो चुका है MSc, MTech, MBBS, मतलब आप कोई भी मास्टर्स डिग्री कंप्लीट कर चुके हो, नॉट MBBS सॉरी, अगर आप MSc, MTech ये सब क्लियर कर चुके हो तो आप लेक्चररशिप के लिए एलिजिबल हो, लेट डाउन बाय द UGC, आप फुलफिल करते हो क्राइटेरिया। लेकिन अगर कोई बैचलर डिग्री का है, उसने लेक्चररशिप क्लियर कर दिया है, तो भी वो लेक्चररशिप के लिए एलिजिबल नहीं है। ऑब्वियसली BSc वालों को या बैचलर वालों को थोड़े ना पढ़ाने को बोल दिया जाएगा, आपको कोई ना कोई मास्टर डिग्री होना जरूरी है। उसके बाद जैसे कि मैंने बताया क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, आपका BSc पूरा हो जाना चाहिए या आप लास्ट ईयर में होने चाहिए तो आप फिल कर सकते हो, या MSc, MTech, BTech है तो आप फिल कर सकते हो। जनरल के लिए 55% है एंड PWD, SC, ST थर्ड जेंडर के लिए 50 डिग्री है। आपका MSc होना चाहिए 10+2+3, या आपके पास या तो MSc हो या फिर आप इतने कंप्लीट कर सके हो, मतलब आपने 10th करी हो, 12th करी हो, प्लस 12th के बाद 3 साल आप कंप्लीट कर चुके हो, तभी आप फॉर्म भर सकते हो, वरना नहीं भर सकते हो। ठीक है, रिजल्ट अवेटेड कैटेगरी वाले भी फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि बस उनको एक सर्टिफिकेट पर्टिकुलर सबमिट करना पड़ेगा, जो कि सेल्फ अटेस्ट होना, जो कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से या फिर इंस्टीट्यूट से अटेस्ट कराना पड़ेगा, मतलब स्टैम्प और सिग्नेचर लगवाने पड़ेंगे उस सर्टिफिकेट में। BSc ऑनर्स या फिर इक्विवेलेंट एलिजिबल होता है कैंडिडेट जो बैचलर डिग्री के हैं, नॉट एलिजिबल फॉर लेक्चररशिप होते हैं बट एलिजिबल फॉर JRF होते हैं। BSc, BTech, MTech सब एलिजिबल होते हैं, लेकिन अगर BSc ऑनर्स में रिजल्ट अवेटेड कैटेगरी में हो तो आप एलिजिबल नहीं हो, मतलब आपकी वो डिग्री कंप्लीट होने वाली हो तो आप एलिजिबल होते हो, वरना एलिजिबल नहीं होते हो। जो अपर एज लिमिट है JRF की वो है मैक्सिमम 28 ईयर फॉर द मेल्स, लेकिन 5 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है फीमेल्स को, PWD कैंडिडेट को, थर्ड जेंडर को, SC ST को। लेकिन नॉर्मली मेल कैटेगरी में आपको 28 ही होता है, और 3 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है अगर आप OBC कैटेगरी से हो। तो 28 फॉर एवरीवन, 5 ईयर रिलैक्सेशन जो होता है वो SC ST, थर्ड जेंडर, PWD या फिर फीमेल कैंडिडेट। और 3 ईयर का जो रिलैक्सेशन होता है वो OBCs के लिए है। ठीक है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। ठीक है, OBCs को 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। और ये एज जो होती है 28, वो कब होनी चाहिए? 1/7/2021। 2021 को अगर आप मैक्सिमम 28 साल के हो गए, उसके बाद आप नहीं फिल कर सकते हो। अगर आप 28 साल से कम हो, लड़कों की बात कर रही हूं मैं, 2021 में अगर आपकी एज 28 ईयर से कम है
तो आप एलिजिबल हो। लेक्चररशिप के लिए कोई एज लिमिट नहीं होती है, आप कितने भी साल के हो आप लेक्चररशिप के लिए फॉर्म फिल कर सकते हो। जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन होता है वो सीबीटी होता है, मतलब कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है। 3 पार्ट होते हैं उसमें, ए, बी एंड सी। जैसा कि मेजरली लाइफ साइंस की बात की जाए तो लाइफ साइंस में पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी होता है। पार्ट ए में टोटल क्वेश्चन 20 होते हैं, आपको मैक्सिमम 15 अटेम्प्ट देने होते हैं। पार्ट बी में 50 क्वेश्चन होते हैं, आपको 35 करने होते हैं। और पार्ट सी में 75 क्वेश्चंस होते हैं, आपको 25 क्वेश्चंस ही करने होते हैं। नेगेटिव मार्किंग पार्ट ए में 0.5 होती है, पार्ट बी में 0.5 होती है और पार्ट सी में 1 मार्क्स होती है। तो ये आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है लाइफ साइंस कैटेगरी में। लाइफ साइंस कैटेगरी में जितने भी हमारे पार्ट होते हैं ए बी सी रिस्पेक्टिवली अलग अलग होते हैं। ए जो होता है वो सारे ही चीजों में कॉमन होता है, उसमें जनरल एप्टीट्यूड आता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव, सीरीज वगैरह, ये सबके लिए कॉमन होता है, ये अलग नहीं होता है। जनरल एप्टीट्यूड सबके लिए कॉमन होता है। बी जो होता है वो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, हम बोल सकते हैं सब्जेक्ट रिलेटेड कन्वेंशनल क्वेश्चन होते हैं, मेनली मेमोरी बेस्ड होते हैं। और जो पार्ट सी होता है उसमें हायर ऑर्डर थिंकिंग के क्वेश्चन होते हैं जो कि साइंटिफिक कॉन्सेप्ट को बहुत ज्यादा चैलेंज करते हैं, एनालिटिकल नेचर और साइंटिफिक नॉलेज पे बेस्ड होते हैं। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन इंग्लिश और हिंदी दोनों होते हैं। अगर आप अपने जब आप फॉर्म भरते हो तब आप अगर हिंदी चूज करते हो तो आपका पेपर हिंदी में आता है, अगर आप इंग्लिश चूज करते हो तो आपका पेपर इंग्लिश में आ रहा होता है। बट पिछली बार कुछ भी नहीं हुआ था, पिछली बार जो हमने एग्जाम दिया था उसमें डजेंट मैटर कि आप कौन सी लैंग्वेज चूज कर रहे हो, पहले उसकी इंग्लिश लिखी गई थी, फिर उसकी हिंदी लिखी गई थी, इस तरीके से पूरा पेपर बन के आया था, विच इज बिट डिफिकल्ट, बिट कंफ्यूजिंग फॉर अस। बट मे बी पिछली बार बहुत सारी कंप्लेंट्स गई थी, तो इस बार में भी CSIR कुछ सही कर ले। जो हिंदी ऑप्ट करना चाह रहे हैं उनके लिए हिंदी में क्वेश्चन दे, जो इंग्लिश ऑप्ट करना चाह रहे हैं उनके लिए इंग्लिश में ही ऑप्शन देगा। मार्किंग जो भी होती है स्कीम की वो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें अपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं बस। सब्जेक्ट कोड जो होता है लाइफ साइंस के लिए वो 703 होता है, इससे भी हमें कोई लेना देना नहीं है, जो भी सब्जेक्ट कोड हो डजंट मैटर। MCQ बेस्ड पेपर होता है। सिलेबस अगर हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं तो सिलेबस हमें पता ही है, कुल मिलाकर के 13 यूनिट्स होती हैं, आपको मैक्स टू मैक्स एटलीस्ट 10 to 11 यूनिट्स तो कवर करनी ही होती हैं अगर आप JRF करना चाह रहे हैं, और 9 to 10 यूनिट्स आपको कवर करनी होती है अगर आप लेक्चररशिप के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं। इतनी तो आपको कवर करनी पड़ती है अगर आप क्वालिफाई करना चाह रहे हैं। तो जितनी भी यूनिट्स होती हैं, सिलेबस होती हैं, वो हमें पता ही होगा अगर हम प्रिपेयर कर रहे हैं तो। जो टाइप ऑफ आइडेंटिफिकेशन होता है उसमें अलग अलग गवर्नमेंट इशू हमारी आईडीज होती हैं जो हमें कैरी करके जानी पड़ती हैं। उसमें आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड या पासपोर्ट, ये सब हम कैरी कर सकते हैं। हमें क्वालिफाइंग डिग्री सर्टिफिकेट चाहिए होता है अपलोड करने के लिए, मेलिंग एड्रेस चाहिए होता है जिससे हमारा रजिस्ट्रेशन हो जाए। 4 सिटीज हमें चॉइस में देनी होती है कि हम कहाँ कहाँ एग्जाम देना चाहते हैं, तो ये सिटीज बहुत ध्यान से चूज करिएगा। अगर आप सितंबर में अपने कॉलेज में होंगे तो अपनी कॉलेज वाली सिटी चूज करिएगा, या फिर अपने आप घर मूव कर सकते हो सितंबर में तो आप घर की सिटी चूज करिएगा। तो ये सिटी का इंटीमेशन जो होता है, सिटी की चॉइस जो होती है वो बहुत ही ध्यान से करिएगा। फर्स्ट 2 सिटीज बहुत ध्यान से चूज करिएगा क्योंकि चांसेस होते हैं जो भी आपकी चॉइस होगी 1 और 2 में से ही मिलती है। 3 और 4 में तो बहुत ही कम जाती है कि आपको 3rd और 4th सिटी मिल जाए। फर्स्ट और सेकंड में से जनरली वो लोग आपको देने की कोशिश करते हैं पूरी एंड वो लोग ये लोग देखते हैं कि आपने फर्स्ट चॉइस क्या दी है, आपको मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट चॉइस ही मिलती है। तो अपनी फर्स्ट चॉइस बहुत ध्यान से सिलेक्ट करिएगा। अपना सब्जेक्ट जो भी आपका सब्जेक्ट है, आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट, अपना अगर आप किसी माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो उसका सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म इसमें ही अटैच है, आपको वो दिखा दूंगी मैं। रिजल्ट अवेटेड कैटेगरी से तो उसका सर्टिफिकेट चाहिए, EWS से उसका सर्टिफिकेट चाहिए, PWD से उसका सर्टिफिकेट चाहिए, और अगर आपका ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर प्रॉपर होना चाहिए, और जो भी स्कैन्ड इमेज होंगी, आप अपनी फोटोग्राफ और अपना जो सिग्नेचर अपलोड करेंगे वो JPG या JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए।
जैसा कि मैंने बताया था, फोटोग्राफ के लिए वाइट बैकग्राउंड बहुत जरूरी है। 10 to 200 KB का साइज हो सकता है। सिग्नेचर रनिंग हैंड में होना चाहिए। देखिए, रनिंग हैंड इज इंपॉर्टेंट। कैपिटल लेटर में मत लिखिएगा अपना नाम। आप क्या कर सकते हैं, एक बॉक्स बनाइएगा उसमें छोटा सा, और उसमें अपना सिग्नेचर कर दीजिएगा और उसको स्कैन करके अपलोड कर दीजिएगा इस साइज में, 4 KB से लेकर के 30 KB तक। जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो वहां पे आपको अपना नाम, मदर का नाम और फादर का नाम देना होगा। बहुत ध्यान से लिखिएगा, स्पेलिंग मिस्टेक मत करिएगा। अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी होगी। जो भी डेट ऑफ बर्थ आपके 10th बोर्ड में आपके सर्टिफिकेट में लिखी गई है वही डेट ऑफ बर्थ मेंशन करिएगा। जो 10th में है वही आधार में होनी चाहिए, मतलब जो भी आप आईडी लेके जा रहे हो, और वही आपके फॉर्म में होनी चाहिए। वो तीनों डेट सेम होनी चाहिए। अगर डेट सेम नहीं होती है तो बहुत बहुत प्रॉब्लम होती है। मोबाइल और ईमेल एड्रेस बिल्कुल सही लिखिएगा। जो भी इंफॉर्मेशन आपको एडिट करनी है बिफोर फाइनल सबमिशन ही एडिट कर दीजिएगा। एक बार, 2 बार, 3 बार अपना फॉर्म देख करके फिर फाइनल सबमिशन करिएगा। सारे स्टेप हो जाएंगे तभी आपका फाइनली सबमिट होगा फॉर्म। अगर आप सिंगल गर्ल चाइल्ड हैं तो भी आपके लिए एक फॉर्म सबमिट होगा। अगर आप अपने पेरेंट्स की सिंगल एक ही बच्चा है और वो भी फीमेल है, दैट मीन्स आपका कोई सिबलिंग नहीं है, आपका कोई ब्रदर नहीं है, कोई सिस्टर नहीं है, कोई नहीं है, आप सिंगल चाइल्ड है, वो भी गर्ल है, तो भी आपके लिए एक अलग से फॉर्म भरा जाएगा जो कि अपलोड होगा। अगर आप माइनॉरिटी हैं, दैट मीन मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, जैन और पारसी हैं, तो भी आपके लिए अलग से सर्टिफिकेट अपलोड किया जाएगा। और वो सर्टिफिकेट आप कैरी करके जाइएगा जब आप एग्जाम देने जाएं। अपना कोई भी सर्टिफिकेट, ओबीसी हुआ, एससी हुआ, एसटी हुआ, पीडब्ल्यूडी हुआ, बोले अगर आप सिंगल गर्ल चाइल्ड हैं या फिर आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं, तो ये इन सबका एक अलग से सर्टिफिकेट होगा। ये सारे सर्टिफिकेट आप कैरी करके जाइएगा जब आप एग्जाम देने जाएं। अपना पोस्टल कोड और अपना एड्रेस बहुत ध्यान से लिखिएगा। चॉइस ऑफ द सिटीज बहुत ध्यान से सिलेक्ट करिएगा। ये सारी चीजें बहुत आराम से फ्री माइंड होकर के करिएगा। जो कैंडिडेट अपनी फोटो अपलोड करेंगे, देखिए, कोई कैप नहीं होना चाहिए आपके, कोई गॉगल नहीं होना चाहिए, आपका फेस एटलीस्ट 80% विजिबल होना चाहिए, आपके ईयर्स विजिबल होने चाहिए, व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, स्पेक्टिकल्स नहीं होने चाहिए, चश्मा नहीं लगना चाहिए, पोलराइड या फिर कंप्यूटर जनरेटेड फोटो नहीं चलेंगी। आप जाइएगा, पासपोर्ट साइज फोटो अपनी क्लिक कराइएगा, उनसे निकलवाइएगा और वही अपलोड करिएगा स्कैन करके। या फिर उनसे आप मांग भी सकते हैं, जहां पे आप फोटो निकलवा के आए ना, उनसे आप मांग दीजिएगा कि मेरे को पेन ड्राइव में दे दो मेरी फोटो। अगर कोई भी एप्लीकेशन होगी विदाउट फोटोग्राफ, वो रिजेक्ट हो जाएगी, या फिर कुछ भी उल्टी सीधी फोटो उसमें अपलोड कर देंगे आप, तो भी वो रिजेक्ट हो जाएगी आपकी एप्लीकेशन। आपके जो सिग्नेचर हैं वो प्रॉपरली रनिंग राइटिंग में होने चाहिए, बॉक्स में, अप्रोप्रिएट बॉक्स में होने चाहिए। अगर कोई भी इधर उधर कैपिटल लेटर में आप कोई सिग्नेचर अपलोड कर रहे हैं तो वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ब्लू ब्लैक इंक से ही अपने सिग्नेचर करिएगा और उसे अपलोड करिएगा। 4 to 30 KB में आपके सिग्नेचर होने चाहिए। रिजल्ट अवेटेड अटेस्टेशन जो सर्टिफिकेट होगा वो 50 to 500 KB में, कैटेगरी सर्टिफिकेट भी 50 to 300 KB में, पीडब्ल्यू सर्टिफिकेट भी 10 to 300 KB में। एंड ये यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है, कैंडिडेट मस्ट एंश्योर दैट द अपलोडेड इमेजेस आर क्लियर एंड प्रॉपर। ऐसे नहीं कि कुछ भी ब्लर हो रहा है, ब्लर फोटो मत अपलोड करिएगा, स्कैन करिएगा बिल्कुल प्रॉपरली और तब उसे अपलोड करिएगा। नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हैं। कर रहे हैं तो ये देखिए, अगर आप नेट बैंकिंग कर रहे हैं तो अगर आप आईसीआईसीआई बैंक से कर रहे हैं तो कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। अदर बैंक से कर रहे हैं तो 4 रुपीज प्लस जीएसटी, तो कुछ ना कुछ चार्ज लगेगा। अगर आप स्टेट बैंक से ही कर रहे हैं तो कोई चार्ज नहीं लगेगा। अगर आप अदर बैंक से कर रहे हैं तो 5 रुपीज प्लस जीएसटी लगेगा ही लगेगा। अगर आप डेबिट कार्ड से कर रहे हैं तो आपका कोई भी चार्ज नहीं लगेगा अगर आप 2000 के अंदर अंदर पे कर रहे हैं। अगर आप क्रेडिट कार्ड से कर रहे हैं तो आपका चार्जेस लगेंगे कुछ। और अगर आप यूपीआई से कर रहे हैं, अगर आप 2000 के अंदर अंदर पे कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हमारी मैक्सिमम फीस 1000 रुपीज है तो कोई चार्ज नहीं लगेगा। बट आप अबव 2000 कर रहे हैं तो 5% प्लस जीएसटी चार्ज लग सकता है। तो इतना चार्ज ये लोग अप्लाई करेंगे ही करेंगे। अगर कोई भी
कैंसिल ट्रांजैक्शन होता है तो अपना विद इन 15 डेज जो हमारा जो होगा वो पूरा रिफंड हो जाएगा। ठीक है, ये हमारी हेल्प डेस्क का नंबर दिया हुआ है। अगर आप एसबीआई से पेमेंट कर रहे हैं और आपको पेमेंट में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप इन नंबर्स पे कॉल करके पूछ सकते हैं। अगर आप आईसीआईसीआई बैंक से कर रहे हैं तो आप इन नंबर्स पे फोन करके पूछ सकते हैं, या फिर आपको कुछ और दिक्कत है तो आप एनटीए पे डायरेक्ट कॉल करके या फिर इस ईमेल आईडी पे मेल करके पूछ सकते हैं और वो लोग जवाब देते हैं। दे विल आंसर योर कॉल, दे विल आंसर योर ईमेल। ऐसा नहीं होता कि वो लोग आंसर ही ना करें। ठीक है, ये सारी सिटीज हैं, देख लीजिएगा आपकी सिटीज इसमें है कि नहीं। वहां पे जब आप फॉर्म फिल करें, ये सारी सिटीज के नाम दिए गए हैं कि कहाँ कहाँ, आंध्र प्रदेश में कौन कौन सी अवेलेबल है, असम में, बिहार में कौन कौन सी सिटीज अवेलेबल है, चंडीगढ़ में कौन सी सिटीज अवेलेबल है, हरियाणा में, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, बहुत सारी सिटीज होती हैं। आप बहुत आराम से चूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें देख लीजिएगा आपकी सिटी है कि नहीं, उसके अकॉर्डिंग आप अपने फॉर्म में फिल कर दीजिएगा। ये यहाँ पे सर्टिफिकेट के फॉर्मेट दिए हुए हैं, इसी फॉर्मेट में सर्टिफिकेट जाएगा। किसी और फॉर्मेट में सर्टिफिकेट अगर आप लोग देंगे वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये ध्यान में रखिएगा, ये सारे सर्टिफिकेट जो भी दिए हुए हैं इसी फॉर्मेट में होने चाहिए। अगर आप फिजिकली लिमिटेशन में है और अगर आप लिख नहीं सकते या फिर आपको प्रॉब्लम है लिखने में, तो ये सर्टिफिकेट आप लोग लगाएंगे, इसको निकलवा लीजिएगा सिर्फ इतने पेज को, और इसी में ही पूरी सारी चीजें फिल होंगी और यही सर्टिफिकेट लगेगा सिग्नेचर के साथ। अगर आप रिजल्ट अवेटेड कैंडिडेट हैं तो ये फॉर्म आप लोग प्रिंट करवा करके अपने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट या इंस्टीट्यूशन से स्टैम्प और सिग्नेचर करके सबमिट करेंगे और ये कैरी भी करेंगे, और इसके एक फोटोस्टेट भी निकलवा के रख लीजिएगा। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं अकॉर्डिंग टू सेंट्रल लिस्ट तो आपको ये फॉर्मेट में अपना फॉर्म निकलवाना है। अगर आप SC/ST कैटेगरी के हैं तो ये आपका फॉर्मेट दिया हुआ है अलग से। अगर आप EWS में है तो आपको ये फॉर्मेट में निकलवाना है। ऐसा मत करिएगा कि EWS वाले SC/ST का निकलवा लें, वो उनको लगे कि क्या ही फर्क पड़ रहा है, सारे फॉर्म तो एक से ही है ना। नहीं, सारे फॉर्म एक से नहीं होते हैं। EWS वाले EWS वाला निकलवाएं, SC वाले SC वाला निकलवाएं। जो भी माइनॉरिटी स्टूडेंट हैं वो ये डिक्लेरेशन साइन करवा करके अपलोड करेंगे और कैरी करेंगे अपने साथ। अगर आप सिंगल गर्ल चाइल्ड हैं तो ये एफिडेविट दिया हुआ है, मस्ट बी ऑन ₹50 स्टैम्प पेपर पे होना चाहिए। ये इस फॉर्मेट में ही होना चाहिए। जो बनाता है ना वो पूछता है कि कोई फॉर्मेट दिया हुआ है क्या, तो आप उसको ये फॉर्मेट दे दीजिएगा, वो प्रॉपर्ली आपको एफिडेविट बना के दे देगा। ये सारे आपको, ये आपको रेप्लिका दिया हुआ है अपने एप्लीकेशन फॉर्म का। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो कैसा लगेगा, देखिए जो फर्स्ट विंडो ओपन होती है वो ये होती है। वो एक विंडो होता है यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे आप अपना न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, या फिर आपने पहले से ही रजिस्टर कर लिया है तो ये आपको इस तरीके से दिखेगा साइन इन करने के लिए। तो पहला प्रोसेस होता है अपने आप को रजिस्टर करना, फिर लॉग इन करना। जब आप कर लेंगे ये चीज तब आपको इस तरीके की विंडो ओपन होगी। जब आप रजिस्ट्रेशन वगैरह करके आप कर लेंगे ना तो आपको इस तरीके की विंडो ओपन होगी। आपको यहाँ पे ये डिक्लेरेशन पे टिक करना है ब्लू, एंड देन क्लिक हेयर टू प्रोसीड करना होगा। जब आप प्रोसीड करेंगे तो आपके पास ये सब आ जाएगा। आपको ये सारी चीजें फॉर्म फिल करना होगा, सही सही फिल करिएगा। देन यू हैव टू सबमिट दैट, अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन आप पूरी सबमिट कर देंगे। जब आप सबमिट कर देंगे एक रिव्यू का पेज होगा कि आप रिव्यू कर लीजिए कि आपने जो भी इंफॉर्मेशन भरी है वो सही हुई है। उसके बाद आप सबमिट और सेंड ओटीपी करिएगा। ओटीपी आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे आएगा। जब आप वो फिल कर देंगे और ये आई एग्री कर देंगे और सबमिट एंड सेंड ओटीपी कर देंगे, ये इंफॉर्मेशन आपकी लॉक हो जाएगी, फिर आप चेंज नहीं कर सकते। तो देख करके करिएगा एक बार। जब आप इस पे यस करेंगे तो आप रजिस्ट्रेशन हो जाएगा आपका ओटीपी डाल करके। नाउ यू हैव सबमिटेड द रजिस्ट्रेशन फॉर्म। आपको बाकी आगे की चीजें फिल आउट करनी है। ये आप रजिस्ट्रेशन, ये आप ओटीपी वगैरह सेंड कर देंगे, सबमिट द रजिस्ट्रेशन फॉर्म। आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो होगा वो सबमिट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इस तरीके का कोई मैसेज आता है आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे। उसमें आपको एप्लीकेशन फॉर्म दिख जाएगा अपना,
और ये पता चल जाएगा कि अभी हमारे स्टेप्स बचे हैं, अभी सिर्फ स्टेप 1 फुलफिल किया है हमने। ये करके फिर आप दोबारा से यहाँ आइएगा, अपना कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, ये देखिए कंप्लीट योर एप्लीकेशन फॉर्म दिखेगा और यहाँ पे स्टेप दिखेंगे कि देखिए आपने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर दिया, बाकी आपका इनकम्प्लीट है। तो इस तरीके से आप पूरा कंप्लीट करिएगा, अपना सारी चीजें अपनी भर दीजिएगा। जब आप भरेंगे सबमिट करते जाएंगे, प्रोसीड सेव नेक्स्ट करते जाएंगे, कंफर्मेशन के लिए आपके पास मैसेज आता जाएगा। जब आप ये सब चीजें फिल कर देंगे प्रॉपरली, तब आपके पास एक विंडो ओपन होगी, सेव नेक्स्ट करते जाइएगा। सारी चीजें अपलोड करके ध्यान से एक एक चीज अपलोड करिएगा, सेव नेक्स्ट करते जाइएगा। ये सारे प्रोसेस आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे फिर ये लास्ट वो आ जाएगा, ये आपकी जो सबमिशन होगा वो आपका ये लास्ट सबमिशन दिख रहा होगा। इस तरीके से आपका पूरा फॉर्म दिखेगा, क्या आपने फोटो अपलोड करी है, क्या आपने सिग्नेचर दिया है, सब कुछ आपको यहाँ पे दिखेगा। फिर आपको सबमिट, लास्ट सबमिट यस करके इसको सबमिट करना होगा। और आप यहाँ देख सकते हैं आपकी एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो गई। क्या बचा है? सिर्फ पेमेंट बचा है। जो जो करते जाओगे वो यहाँ अपडेट होता जाएगा, जो नहीं किया है वो भी यहाँ दिखेगा। अब यहाँ पे पे एग्जामिनेशन फीस आएगा, ये पे करिएगा एग्जामिनेशन फीस। प्रोसीड फॉर पेमेंट करिएगा, पेमेंट करके प्रोसीड फॉर पेमेंट अपना अमाउंट वगैरह देख करके सब आप पेमेंट कर देंगे, आपकी फीस पेमेंट हो जाएगी। तो देखिए तीनों ही ग्रीन कलर के आ गए, तीनों ही चीजें, रजिस्ट्रेशन हो गया, एप्लीकेशन फॉर्म भर गया और फीस भी पे हो चुकी है। तो इस तरीके से पूरी सारी तीनों स्टेप हमारे कंफर्म हो गए। ये देखिए डाउनलोड कंफर्मेशन पेज, इसको डाउनलोड करके रखिएगा प्रॉपरली। तो ये आपका कंफर्मेशन पेज कुछ ऐसा दिखेगा जो आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये डाउनलोड करके अपने पास रखिएगा और इस तरीके से आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। और इसको अपने लैपटॉप में, अपने कंप्यूटर में, अपने मोबाइल में सेव करके रखिएगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, एक बार ध्यान रखना ये सारी चीजें फॉर्म भरने से पहले। इस वजह से आई हैव गिव यू सम इनसाइट्स कि किस तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म भरा जा सकता है, क्योंकि मैं जानती हूँ क्योंकि बैचलर्स में होते हैं, पहली बार फॉर्म भर रहे होते हैं, नहीं समझ में आती है कभी कभी कुछ चीजें कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। दैट्स ओके। इन सारी चीजों से आपको बहुत हेल्पफुल मिलेगी कि किस तरीके से आप फॉर्म भर सकते हैं। होप दिस वीडियो विल हेल्प यू टू फिल योर फॉर्म। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। कीप लर्निंग और बहुत अच्छे से आप लोग रिवाइज एंड प्रैक्टिस करिए। दूर नहीं है अब एग्जाम, बी पॉजिटिव, अपने आप को पॉजिटिव रखिए और सिर्फ पढ़ते जाइए। हमारा काम है सिर्फ पढ़ना, बाकी सब हो जाएगा। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच एवरीवन।